भी इशिका एंड विभूति, कुछ तो नाम बता सकती है जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मैम ऑल द नोबल गैसेस। ओके, यू आर करेक्ट, ऑल द नोबल गैसेस। इसके अलावा आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो देयर आर 11 गैसेस, कितने गैसेस प्रेजेंट है पीरियड? 11। तुमने कहा ऑल द नोबल गैसेस, यू आर, दिस इज करेक्ट। देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इज आल्सो गैसेस, यू नो ना। तो हमारे जो टोटली जो कितने गैसेस स्टेट है? 11 है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ऑल द नोबल गैसेस, ठीक है। अब हम गैसेस स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं। ये बेसिक तो आप लोगों को क्लियर है ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंस होता है, या फिर मैं उसे बताऊं? एक बार मैंने हल्का सा तुम्हें ब्रीफ दे चुकी हूँ मैं। इशिका, मैम व्हाट? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको, आप लोग को ये क्लियर है ना सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है? यस मैम। ठीक है, तो मैं जनरली मैं गैसेस स्टेट पे बात करने जा रही हूँ। वी विल टॉक अबाउट एन गैसेस स्टेट, ठीक है। अब हम गैसेस स्टेट पे बात कर रहे हैं तो हमें पैरामीटर पता होना चाहिए कि हम गैसेस स्टेट, जो आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, उसके क्या क्या चीज हम मेजर कर सकते हैं। पहला मास मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। तो फर्स्ट आप हेडिंग दो, चैप्टर का नाम दे देना स्टेट्स ऑफ मैटर, और वहां पे जो लिख देना, वहां पे मैं लिखवा रही हूँ। There are 11 gases, okay, gases है, there are 11 gases। विभूति, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उनके नाम लिख दो आप। मैं सिंबल्स लिख रही हूँ, हाइड्रोजन, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ऑल द नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ठीक है, आर्गन, जेनन, ये सारे आपके गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। ओके, कोई नहीं विभूति, कोई डाउट रहेगा पूछ लेना बीच में। तो अब हम गैसेस स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टोटल 11 गैसेस स्टेट होते हैं, 11 गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनन एंड रेडन, ठीक है। नॉवेल डिस्कस मूव, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पैरामीटर जो हम गैसेस गैसेस के मेजर कर सकते हैं। देखो, पैरामीटर ऑफ गैसेस, पैरामीटर ऑफ गैसेस। पहला पैरामीटर है मास। पहला पैरामीटर क्या है? गैस का कुछ ना कुछ मास होता है, यू ऑल नो। गैस के कुछ ना कुछ मासेस होते हैं। तो आप, तो ठीक है, अब गैस को आपने पढ़ा होगा, मोल्स चैप्टर पढ़ा है ना। मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना। तो हम गैसेस मैम क्या मॉलिक्यूल्स को होता है? मास, मैं अभी मास बता रही हूँ। जैसे जो गैसेस होते हैं, इनके कुछ ना कुछ पैरामीटर होते हैं, उनका हम मास मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, तो हम मास की बात कर रहे हैं। तो गैसेस का जो मास, हम डायरेक्टली मास नहीं दिखाते, उसको नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। गैसेस के मास को हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट चैप्टर। अगर नहीं पता लिख लो, जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम गैस को जो होता है वो मोल्स के टर्म में दिखाते हैं, ठीक है। मास को तुम लिख लो, मास, इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंटेड इन, इट रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ, इट रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जो आपका मास है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है? आपके जो गैस के मासेस हैं, आप इसको मोल्स के टर्म में दिखाएंगे। किसके टर्म में दिखाएंगे? मोल्स के टर्म में। तो आपको पता है ना मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। आप चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कैसे मोल्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ठीक है। मान लो आपके O2 का मास दिया हुआ है आपको 64 ग्राम। कितना दिया हुआ है?
64 ग्राम। आपको ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ गैसियस फॉर्म में, और इसका कितना मास दिया हुआ, 64 ग्राम दिया। तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, 64 है। O2 का मोलर मास कितना होगा, कोई बता सकते हैं? O2 का मोलर मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा, 16 + 16 32। तो ये 32 को आप डिवाइड कर दो, 2 मोल्स आएंगे। कितने मोल्स आएंगे, 2 मोल्स। ठीक है, तो आपका जो गैस होता है उसका मास आप मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। कोई डाउट? मास में कोई डाउट तो नहीं है ना इशिका एंड विभूति? No, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो वॉल्यूम है। मैं इसे रब करने जा रही हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आपका क्या है, वॉल्यूम। अब बताना वॉल्यूम क्या होता है, आप हिसाब से वॉल्यूम होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम? देखो, वॉल्यूम वो होता है जितना स्पेस कोई मैटर ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आपने अपने बुक्स रखे होंगे, ठीक है, जहाँ पे तो जितना स्पेस आपका बुक ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आप जहाँ बैठे हो, तो आप जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो बैठने में वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। जितना मैटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो आप, आपको पता है ना गैस क्या करता है, शेप ऑफ द कंटेनर लेता है। गैस जितना स्पेस दोगे उतने में वो क्या हो जाएगा, फैल जाता है, वो स्प्रेड कर जाता है। अगर मान लो मैं इस कंटेनर में गैस को रखती हूँ, इस कंटेनर में मैं क्या रखती हूँ, गैस को रखती हूँ, तो ये पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो जो गैस की वॉल्यूम होगी क्या होगी, कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी उसी के बराबर होगा। हाँ या ना? आपका गैस जो होता है एक तरह का फ्लूइड है, वो फ्लो करता है। आप इसको जितना स्पेस दोगे उतने में वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट कर जाएगा। तो अगर मैं एक कंटेनर लेती हूँ जिसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर, अब इसमें मैं गैस रखूंगी तो ये पूरे में स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो इस गैस का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। क्लियर है? तो वॉल्यूम इज नथिंग, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मैटर। तो अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख दी हुई यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो होगा, बस लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस जो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा इसका। ठीक है, वॉल्यूम का आपको ऐसा यूनिट पता है ना, लीटर में दिखाते हैं। वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर होता है। और आपको पता होगा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। डन? इसी का कोई डाउट वॉल्यूम में? No, ma'am. ठीक है, अब हम थर्ड पैरामीटर पढ़ेंगे, दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर आपका होता है फोर्स बाय एरिया। यही फॉर्मूला होता है प्रेशर का, क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अगर हम गैस को किसी कंटेनर में रखेंगे तो वो अपने कंटेनर पे एक प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना? प्रेशर फोर्स लगाएगा, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। जिस एरिया पे ये प्रेशर फोर्स लगा रहा है उसी को क्या कहते हैं हम, फोर्स बाय एरिया। तो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने कंटेनर पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो लिख दो प्रेशर के, प्रेशर में डेफिनेशन लिख दो उसके नीचे, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, फोर्स exerted by gaseous molecules. Force exerted by gaseous molecules. ओके अब हम आगे पढ़ते हैं। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स। फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है कौन, गैसियस मॉलिक्यूल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं।
अब प्रेशर यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट की बात करूं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय प्रेशर, जो आपका होता है वो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और यूनिट होता है, इसको कहते हैं पास्कल, इसको कैपिटल पी स्मॉल ए से लिखते हैं। मैम जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो। ये भी एक तरह का प्रेशर ही है आपका, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वो एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो उसमें आपका जो 1 एटीएम होता है वो आपका होता है 760 mmHg। आपके बहुत सारे यूनिट हैं, अगर देखा जाए मैं वो उसका बता रही फोर्स के टर्म में। अगर एटमॉस्फेयर का देखा जाए, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट भी प्रेशर का यूनिट होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका 760 mmHg होता है। 760 mmHg होता है। और 1 एटमॉस्फेयर में आपका कितना पास्कल होता है, मैं ये भी लिख दे रही हूँ। 1 एटमॉस्फेयर में आपका 1.01325 into 10 to the power into 10 to the power 5 पास्कल होता है, ठीक है। और बार भी पास्कल की यूनिट होती है, तो आपका एक एटीएम में कितने बार होते हैं वो भी लिख लो, 1.01325 बार। एटमॉस्फेरिक, पास्कल, बार, mmHg ऑल आर द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो 1 एटीएम में 760 mmHg होता है, मतलब मिलीमीटर। और आपका 1 एटीएम में 1.01325 into 10⁻⁵ पास्कल होता है, और आपका 1.01325 बार होता है। डन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर। हमारा जो गैस का पैरामीटर था वो 4 ही था, वो मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। वी विल नाउ डिस्कस टेम्परेचर। आगे बढ़े? कोई डाउट इशिका एंड विभूति? नो डाउट मैम। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर आपको क्या बताता है, टेम्परेचर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर टेल अस अबाउट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब कि हम कैसे फील करते हैं, इतना ठंड है आज, इतना गर्म है आज, फील करते हैं ना, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, लिख लो, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर आपको क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई चीज कितना गर्म है, आप इसको टच करके बताते हो ना कि गर्म है, ठंड है, तो वो आपका टेम्परेचर एक तरह का आपको डिग्री बताता है, कितनी हॉटनेस और कितनी कोल्डनेस है। तो टेम्परेचर को हम ऑलरेडी हम दिखाते हैं टी से। और आप टेम्परेचर को जो ऐसा अगर आपको केल्विन से टेम्परेचर सुना होगा, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट, दीज आर द यूनिट, ठीक है। अगर हमें चेंज करना हो सेल्सियस से केल्विन में, we have to change Celsius into Kelvin, we have to add सेल्सियस में कितना ऐड करेंगे, 273 केल्विन, तो ये आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके 200 एक मिनट 273.15 अपर हम अप्रोक्स लेते हैं 273 होता है ये 273.15, पर हम अप्रोक्स क्या लेते हैं, 273 लेते हैं। ये होता है 273.15 केल्विन, पर हम अप्रोक्स कितना लेते हैं, 273। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा दे रही हूँ, अगर मुझे मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में चेंज करो। इशिका बताना, इशिका एंड विभूति, केल्विन में चेंज करके कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 312। ओके, तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है। 27 डिग्री में हम 273 केल्विन ऐड कर देंगे, देन इट विल चेंज इनटू 300 केल्विन। कोई दिक्कत? अगर हमें केल्विन से चेंज करना है, अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ हाउ टू वी विल चेंज फ़ारेनहाइट। अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, वी हैव टू चेंज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हम क्या करेंगे, 9/5 इनटू जो आपका सेल्सियस का टेम्परेचर है प्लस 32, देन इट विल चेंज इनटू फ़ारेनहाइट। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सॉल्व करना। 30 डिग्री सी को चेंज करो फ़ारेनहाइट में, क्या आएगा?
86. गुड, 86 86 आएगा। 54, हाँ करेक्ट। ये हमारा जो 4 पैरामीटर था गैस को मेजर करने के लिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड आपका क्या मास, हमने इसे कर लिया। अब हम गैसेस लॉ पढ़ने जाएंगे। आपने सुना होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे लॉ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग दे दो गैसियस लॉ। गैसियस, एक सेकेंड, हम गैसियस लॉ पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, फिर लुसाक लॉ है, वोगार्डोस लॉ है। तो हम सारे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वी विल फर्स्ट डिस्कस बॉयल्स लॉ। BO पहले मैं समझा दे रही हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जो आपका प्रेशर है गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। देखो गैस का मैंने तुम्हें पैरामीटर बता दिया, क्या क्या होता है। टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, मोल्स होते हैं। मास को मोल्स के टर्म में लेते हैं, ठीक है। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड N इज मोल। जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर आपका फिक्स रखें और इसका जो मास है मोल्स भी फिक्स रखें, तब आपका जो गैस का प्रेशर है वो कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई डाउट? इसमें देखो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि आपका जो प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली मतलब क्या होता है, अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये लॉ यही कहता है। बट फर्स्ट इसका डिफिनेशन लिखो, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट मतलब इसकी टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ सर्टेन अमाउंट, अमाउंट में इसका मास मोल, ओके। सर्टेन अमाउंट, अमाउंट मतलब मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, वो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। टॉक अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस varies inversely with volume। तो आप पहले डिफिनेशन लिखिए, फिर ये रिलेशन दिखा दें। डिफिनेशन लिखिए, फिर ये रिलेशन दिखा दें। इसके आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो बॉयल्स ने यही कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जब फिक्स हो, तो आपका जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो अगर हम ऐसा करें, हम आपको पता होगा जब हम कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो जो आपका पी हटा के यहाँ पे के लगेगा, के इज अ कांस्टेंट। के क्या है,
जब हम प्रोपोर्शनल का साइन एक कांस्टेंट लगाते हैं, कि आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी P इंटू V इज इक्वल टू K, मतलब दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा P इंटू V, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक कांस्टेंट होगा, वो एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Ma'am, this constant का value is not fixed. Not fixed. It may changes. It depend upon your pressure and volume. अगर आप pressure 2 लो, मतलब constant is a value 1 2 3 4, it's a number. It changes with changing the pressure and volume. ठीक है, वो आप पे आएगा। तो ये हो गया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब आपको constant मतलब फिक्स, अगर आप 2-3 गैस लेते हैं तो आपका जो वैल्यू होगा, मान लो एक गैस का प्रेशर V1 है, दूसरे का V1, वो बराबर होगा P2 V2 के, वो बराबर होगा P3 V3 के, जो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, वो एक कांस्टेंट आएगा। अब देखना, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने अभी देखा जो P है आपका क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/V है। जब ऐसा रहे P, अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूं P वर्सेस 1/V, मतलब आपका x एक्सिस पे मैं P रख रही हूँ और y एक्सिस पे क्या रखा मैंने, 1/V रखा, ठीक है। जब ऐसा रहे, मतलब जब आपका x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1y, जब ऐसा हो कि x आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो, तब आपका जो ग्राफ मिलता है वो पैराबोला मिलता है। क्या मिलता है, पैराबोला। तो पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए। I'm सॉरी, थोड़ा सा वो कर्व्ड हो गया, मैं बना रही हूँ फिर से। इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, ठीक है, ऐसा बनेगा। मैम, ये ये ग्राफ समझ आप में नहीं आया। देखो, मैं बता रही हूँ, जो आपका P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है, ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, अगर कहे कि यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ, किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करने आया आपका, P वर्सेस 1/V, ठीक है। मतलब हमें x एक्सिस पे P रखना है और y एक्सिस पे क्या रखना है, 1/V रखना है। यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ। अब यहाँ देखना, P x पे है और 1/V पे है, तो हाँ, एक सेकेंड, हाँ, 1/x, मैम, your voice ये went. ओके ओके, मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आए P वर्सेस V के, ठीक है, आपका है प्रेशर और वॉल्यूम में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब आपको प्रेशर को यहाँ रखना है x एक्सिस पे, आपको पता है ना ग्राफ में ये x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस होता है ये, और ये आपका x एक्सिस होता है। सॉरी, मैंने गड़बड़ बता दिया, ये आपका x एक्सिस होता है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ का आपका y एक्सिस है और ये आपका कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आया P वर्सेस V, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, बॉयल्स लॉ के लिए, ठीक है, तो आपको प्रेशर को तो यहाँ रखना है और वॉल्यूम को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है। तो आपने मैम, बॉयल्स वॉल्यूम लॉ या में 1 by रिलेशन क्या, वॉल्यूम? नहीं नहीं, वॉल्यूम रखो, मैं 1/वॉल्यूम का अलग बताऊंगी ग्राफ, ठीक है। अब देखना, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना। मतलब आपका प्रेशर वाई है, वाई एक्सिस पे रखा है अपना प्रेशर, और वॉल्यूम को कहाँ रखा आपने, एक्स एक्सिस पे। अब इन दोनों में रिलेशन क्या आया, तो जब वाई जो है एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला, जो इस टाइप का होता है। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप का होता है। मैम, P और V का ये कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? नहीं नहीं, स्टेट कांस्टेंट वाला भी मैं बताऊंगी कैसे स्टेट होगा। यहाँ पे पी और वी के बीच में बोलो, पी तो चेंज हो रहा है ना विद वी, पी जो है वी से चेंज, वी के रिस्पेक्ट पर चेंज हो रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, आपको देखो, इफ वी इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना, ना। मतलब अगर आप यहाँ पे प्रेशर, आपको जनरली यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपका यहाँ कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा, और हमने मैथ्स में पढ़ा है ग्राफ में कि जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x हो, y मतलब p हमने y पे रखा है और v x पे रखा है, तो देन आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब में जो आपका
ग्राफ बना रही हूँ P वर्सेस 1/b के बीच बना रही हूँ, ठीक है। तो आपका y एक्सिस पे मैंने P रखा और आपका क्या रखा, यहाँ पे V रखा। एक तरह से हाँ, इशिका एंड विभूति, आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। पता है? अगर नहीं पता मैं पहले ग्राफ समझा दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। जो आप कह रही है ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, हाँ है ना? No, ma'am, तो not that. The other straight line. वो तो कांस्टेंट होगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं अभी दूसरा ग्राफ बता रही हूँ, आप Yes, इसकी तो बात मैम कर रही PV हो। constant नहीं होता? आप इसकी बात कर रही है ना, ऐसे कांस्टेंट के बारे में ना? Yes, ma'am. मैं वो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगी, पहले मैं आपको ग्राफ बता रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में। पहले देखिए, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। आपको पता है ना, y तो y एक्सिस पे होगा, ये x आपका x एक्सिस, m जो होता है वो स्लोप होता है। स्लोप मतलब देखो, अगर मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है, तो ये जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसी को हम स्लोप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? स्लोप। और इसको m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो आपका m इज स्लोप, लिख लो। और जो आपका c है वो इंटरसेप्ट है। क्या है वो? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब होता है कि आपका ये जो ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस पे कितने पे काट रहा है। मतलब देखो, अगर कोई ग्राफ एकदम ओरिजिन से स्टार्ट है तो उसका इंटरसेप्ट 0 होता है। उसका इंटरसेप्ट क्या होता है? 0। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से नहीं, यहाँ से है, स्टार्ट है, तो आपका इंटरसेप्ट ये होता है कि इंटरसेप्ट मतलब होता है जो आपका ग्राफ है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, दैट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जो आपका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। अगर आपका इंटरसेप्ट 0 आ रहा है तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू है तब आपका ग्राफ वहां से स्टार्ट हो। इंटरसेप्ट इज कितने पॉइंट पे वाई एक्सिस को वो कट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ समझते हैं, फिर आगे करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब देखना, हमने पढ़ा P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। अब P जो होता है कांस्टेंट K/b, ठीक है। इशिका कोई डाउट? अब इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स पे देख रही हूँ, एम एक्स प्लस सी। हमें ग्राफ बनाना है P वर्सेस 1/b में, ठीक है। ग्राफ हमें बनाना है P वर्सेस 1/b के बीच में। अब देखो कैसा ग्राफ बनेगा, कैसे हम निकालेंगे ये। अब देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। अब P इज इक्वल टू K/b होता है, ठीक है। तो आपका P यहाँ पे y हो गया, 1/b x हो गया, और यहाँ पे m आपका k हो गया। k इज m, k इज m, मैंने k को m माना है और 1/b को मैंने x मान लिया है, ठीक है। सॉरी, m दिस इज m, ठीक है। अब प्लस c तो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम 0 मान लेते हैं। हमारा इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। जब इंटरसेप्ट 0 होता है, c इज 0, तो हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब बताना, बॉयल्स लॉ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस ग्राफ में जो हमने स्टेट ये बनाया, स्टेट लाइन, इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और मैम आपका ये constantly increasing है ना? नहीं, अब देखना हर पॉइंट पे इसका टेम्परेचर फिक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीज तो हमारा P और V कर रहा है ना। टेम्परेचर तो हर जगह फिक्स होगा। अगर अगर 100 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, Yes, ma'am. ठीक है। मैंने आपको बताया m इज स्लोप, तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या था? k, तो ये आपका k स्लोप हो गया यहाँ पे, दिस इज स्लोप k, ठीक है। अब आप जो बात कर रही थी मैं वो समझा रही हूँ, रुक जाइए। हाँ, हमने अभी पढ़ा कि pv जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, k इज कांस्टेंट। आपने यही पढ़ा हमने, है ना? तो हम अगर इधर आप, m की जगह v राइट k. हाँ राइट, क्योंकि हमारा स्लोप क्या है? k है, ठीक है। अभी हम और करेंगे डिस्कस, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस आ जाएंगे करना। अब देखो, हमने पढ़ा p इंटू v क्या होता है? कांस्टेंट, है ना? अगर हम ग्राफ बनाते हैं पी वी और वी में के बीच में, मतलब इसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में, तो आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। तो ग्राफ आपका क्या होगा? स्ट्रेट, जो आप कह रही थी। अगर हम बनाते हैं ग्राफ पीवी वर्सेस प्रेशर, तब भी हमारा ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट, क्योंकि हमें पता है कि पी इंटू वी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी, फिक्स है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दे दे, आपको क्या करे, ग्राफ दे दे और आपको पीवी यहाँ रख दे और पी यहाँ रख दे, तब आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाना पीवी के सामने,
क्योंकि उसकी वैल्यू ये समझ कांस्टेंट में होगी, नहीं चाहे आया। आप देखो मैंने बताया था ना अभी, ये देखो क्वेश्चन जो लिखा है मैंने, पीवी जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होगी, कुछ भी कर लो आपकी वैल्यू क्या आएगी, फिक्स आएगी, कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं करेगी। तो अब मैंने पीवी लिखा है यहाँ पे और मैंने प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, स्ट्रेट। उसी तरह मैंने वॉल्यूम भी चेंज करके देखा, तो क्या हो रहा है, वैल्यू कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा तो पीवी जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, तो वैल्यू फिक्स नहीं हुई तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। यस मैम। नेक्स्ट देखो चार्ल्स लॉ, सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे हम। चार्ल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है ना गैस की जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर फिक्स कर दो और नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स कर दो, तो आपका जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम चेंज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ ये कहता है किसी पर्टिकुलर गैस का आप नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर फिक्स कर दो, तो आपका जो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करने से करेगा। कोई डाउट? अब इसका स्टेटमेंट पहले लिख लो फिर ये लिखना। देखो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट of gas varies directly with temperature। आप with temperature आप लिख लो प्रेशर कॉमा नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, देन वॉल्यूम इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको हम कहते हैं के टी। तो अगर देखा जाए तो फिर हम इसको लिख सकते हैं V बाई टी का रेशियो जो आएगा वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो गैस हमारे पास, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 रिलेशन आएगा। मैम why couldn't it be VK equals to T? प्लीज पार्डन। Why can't it be VK equals to T? V K इज इक्वल टू, हम कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लगाते हैं, इधर नहीं लगाते हैं। Okay मैम। आगे बढ़े। मैं बॉयल्स लॉ में एक चीज बताना भूल गई, जब आपने ग्राफ बनाया था V वर्सेस 1 बाई पी के, आई मीन P वर्सेस 1 बाई V में, तो ग्राफ आपका ऐसा आया था, मैंने कहा था कि हर पॉइंट पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स होगा। जब टेम्परेचर फिक्स होता है उस ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। आइसो तो क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। अब अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमारा अब ग्राफ बनाना, हमने जो अभी रिलेशन देखा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई T, V इज इक्वल टू K बाई T। अब हमें ग्राफ बनाना हो V वर्सेस 1 बाई T, तो कैसा ग्राफ बनेगा बताना, V और T के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, V और 1 बाई T के बीच में ग्राफ। लेकिन मैम isn't V proportional to T?
हाँ, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। v is directly proportional to t, तो v is equal to kt। तो you have to draw, अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं कि you have to draw ग्राफ v वर्सेस t, मतलब आपको v और t के बीच में ग्राफ बनाना, तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखो, फिर से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? मैंने अभी लिखा था y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसको कंपेयर करो, जो आपका v इज इक्वल टू के टी है उसको कंपेयर करो, तो आपका y हो गया v और x हो गया t, और आपका m स्लोप क्या हो गया k। इंटरसेप्ट कुछ नहीं तो जीरो, मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, और स्लोप आपका क्या होगा? k। और याद रखना इसके हर पॉइंट पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट। मैंने लिखा है प्रेशर इज कांस्टेंट हर इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और फिर देखा था वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। तो इसके हर पॉइंट पे, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे आपका पी के प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं आइसो बार। आइसो मीन सेम, बार मीन प्रेशर। और आपने अभी ये देखा कि v बाई जो t है इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो आप ग्राफ अगर मैं बनाऊं v बाई t वर्सेस v, तो कांस्टेंट आएगा, वैल्यू तो फिक्स है, कुछ भी कर लो। अगर मैं ग्राफ बनाऊं v बाई t वर्सेस t, तब भी आपका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि हर चीज क्या है आपका v बाई टी जो कांस्टेंट के बराबर फिक्स है। तो आप ये तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लें। मैं फिर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, रुक जाओ, एक मैं क्वेश्चन कराऊंगी इस पे। मैं इसको रब कर रही हूँ। वी मूव टू क्वेश्चन। अगर मैं ग्राफ बनाऊं v वर्सेस t के बीच में, और मैंने दो तीन स्लोप बना दूं, 1 2 और 3, हर स्लोप का प्रेशर कांस्टेंट, मान लो इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P3 है। अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें कौन बड़ा होगा? P1 बड़ा होगा, मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, और P2 इज ग्रेटर देन P3 होगा, या फिर P3 इज ग्रेटर देन P2 होगा और P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं देखना, स्लोप देखना। स्लोप मतलब समझते हैं कितना ज्यादा वो, मतलब कि ढलान पे है वो, मतलब कितना ज्यादा वो स्लैंट है। तो आप देखो, ज्यादा सबसे ज्यादा स्लैंटिंग ये है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। फिर ये कम स्लैंटिंग, ये कम स्लैंटिंग, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो ज्यादा, तो P1 का स्लोप ज्यादा है, ज्यादा वो स्लैंट कर रहा है, तो P ये वाला आपका स्टेट सही होगा। P1 इज ग्रेटर देन P2, P2 इज ग्रेटर देन P3। क्लियर है? Ma'am, will you please explain it again? आई एम सेइंग दैट आपको पता है जो हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो आपका जो मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, अगर मैं तीन गैसेस ले लूं, आई टेक 3 गैसेस, तो एक का ये ग्राफ बना, एक का ग्राफ ये आया, एक का ग्राफ आपका ये आया, और हर गैस के लिए उसका प्रेशर फिक्स होता है। मान लो इसका प्रेशर P1 Ma'am, था all इस are गैस के। starting from origin, right? हाँ, all are, I'm sorry, this look, हाँ, all are started from origin, I'm just making here Yes, ma'am. 1 2 and this one 3, ठीक है। These are three different gases I'm using and we are making volume versus temperature। तो इस गैस का आपका प्रेशर P1 है मान लो, इस गैस का प्रेशर P2, इस गैस का प्रेशर P3। अगर आपसे पूछे कि विच इज P1 इज ग्रेटर देन P2 P3 होगा या P3 इज ग्रेटर देन P2 P1 होगा, तो आपको आंसर करने के लिए कुछ नहीं करना, बस स्लोप देखना। जो जितना ज्यादा स्लैंट है, मतलब जितना ज्यादा वो स्लैंट में जा रहा है, वो उसका प्रेशर उतना ज्यादा वो होगा। तो सबसे ज्यादा स्लैंटिंग तो P1 लग रहा है, तो ये सबसे ज्यादा P1 होगा, फिर P2, फिर P3। क्लियर है? तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। मैं वॉइस लॉ पे भी क्वेश्चन करा दे रही हूँ उस टाइप, रुक जाओ। मैम, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे।
देखो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट गैसेस लिए हैं, ठीक है, उसमें मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। आपको पता है ना, हर गैस का तो प्रेशर अलग रहेगा ना, एक गैस के लिए उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने तीनों के लिए ग्राफ बनाया, ठीक है, मैंने एक ही पे बनाया। तो एक जो ग्राफ बनाया मैंने एक गैस का, जिसका प्रेशर क्या आ गया, P1 आ गया, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, ठीक है। अब आपको मैंने 3 डिफरेंट प्रेशर बताया, तो आपसे पूछा कि कौन बड़ा होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2 या P3, या P3 बड़ा होगा। तो आपको इसमें बस कुछ नहीं करना, आपको स्लैंट देखना, कौन कितना ज्यादा झुका हुआ है, स्लोप देखना, स्लोप मतलब कितना लेकिन ज्यादा मैम स्लैंटेड shouldn't है। P3 be greater? नो, क्योंकि इसका देखो ये कम स्लैंट है, स्लैंट समझती हो, ज्यादा मतलब कि ज्यादा झुका हुआ, स्लैंट मतलब इस टाइप से समझो, तो ज्यादा झुका हुआ रहे, स्लैंटेड ज्यादा रहे, थोड़ा कम स्लैंटेड है। देखो हम यहाँ से स्लैंट मतलब तुम्हारा स्लैंट देखेंगे कि जो कि जितना, मान लो ये है एक स्लैंट और एक ये है, तो ज्यादा ये झुका हुआ है ना, दिस वन, तो इसलिए मैम इसका, वो तो अंडरस्टूड, लेकिन why? क्योंकि हम स्लोप देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं थीटा की। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से वो ज्यादा आती है। तो मैंने बस ट्रिक बताया, क्योंकि मैथ्स में मैं उतना नहीं घुसना चाह रही हूँ, बस मैंने ट्रिक बताया है कि आपको स्लैंट से देखना, और आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा कौन होगा, बस यू हैव टू आंसर दिस। नेक्स्ट लिखूंगा Ma'am, will this be लॉस। the same with temperature also? हाँ टेम्परेचर पे, हाँ वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, पर वी हैव टू नॉट, वो हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए छोड़ दो, लीव इट, सेम ही होता है सब। अब वी विल टॉक थर्ड वन, दैट इज ये। एक सेकंड बस होल्ड करना। ओके, हम जो डिस्कस कर रहे हैं गैलसॉक लॉ। ये कहता है आपको कि अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रखें, व्हेन वी पुट वॉल्यूम कांस्टेंट,
और कोई अमाउंट का गैस ले तो आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। आपको गेल-स्टॉक लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट वैल्यू आपका प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस मतलब हीट करेंगे तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएगी तो वो क्या होगा, इधर भागेगा, कंटेनर से टकराएगा तो प्रेशर लगेगा। तो गेल-स्टॉक ने यही कहा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में लिख रही हूँ, एट, एक सेकंड में इसको रब करके फिर से लिख रही हूँ। एट कांस्टेंट volume pressure of a fixed amount of gas varies directly with temperature। आपको यही कह रहा है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, किसी भी गैस जो प्रेशर है फिक्स अमाउंट गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज kT। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप दो गैसेस ले रहे हैं तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये आपका रिलेशन बनेगा। इसे लिख लें आप लोग। डन, अब आगे बढ़े, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके हम ग्राफ देखेंगे। इशिका एंड विभूति डन? यस मैम। ओके, अब ग्राफ करते हैं। फिर से हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे। हमारा क्या रिलेशन आया, P इज इक्वल टू KT, यही रिलेशन आया ना। वी हैव टू ड्रॉ बिटवीन P वर्सेस T ग्राफ। तो आपका मैंने ग्राफ बनाया, P इधर, P is here and T is here। तो फिर लगाओ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c। ठीक है, तो आपका यहाँ पे P इज इक्वल टू KT, मतलब आपका y पे P है और x पे T है और आपका स्लोप m है। इंटरसेप्ट कुछ नहीं तो जीरो। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो ऐसे बनेगा और आपका स्लोप क्या हो गया k। अब हर पॉइंट पे इसका क्या हमने कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसके हर पॉइंट पे आपको वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं आइसोकोर। आइसो मीन सेम और वॉल्यूम के लिए टर्म यूज होता है कोर, आइसोकोर। आप सेम, मैं इसमें सेम क्वेश्चन दे रही हूँ, सेम। अगर मैंने P और T की वर्सेस ग्राफ बनाया है और यहाँ पे मैंने 3 स्लोप बनाए, 1 2 3, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाया। मान लो ये V1 है, V2 है, V3, तो आप बताए कौन ग्रेटर होगा, कौन स्टेटमेंट सही होगा, V1 इज ग्रेटर देन V1 इज V2 या फिर V3, ये वाला होगा। कौन सा स्टेटमेंट, V3 इज V2, विच वन स्टेटमेंट, 1 और 2? 1। करेक्ट, समझ। तो इसके ग्राफ ये बनेंगे और दो ग्राफ और बनेंगे। अगर मैं ग्राफ बनाऊं P/T के बीच में,
और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू देखो मैंने लिखा P/T इज इक्वल टू, मैंने लिखा था फर्स्ट वाले में, लिख दे रही हूँ यहाँ पे P/T इज इक्वल टू K, कांस्टेंट है वैल्यू। या फिर मैं एक और ग्राफ बनाऊं उसमें मैं प्रेशर चेंज करूं, यस प्रेशर यहाँ पे P/T यस होगा। Now move to next law, that is Avogadro's law. Ma'am, next law will be to tomorrow. बस Avogadro's law कर लेते, it will take 5 minutes, then we will over. Okay? बस Avogadro's law कर लेते, ये 5 मिनट लेगा, उसके मैं ओवर कर दूंगी, कल मैं आइडियल गैस इक्वेशन करा Yes, दूंगी। ma'am. ओके, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, थोड़ा करना पड़ेगा, टाइम देना होगा। ठीक है, आ जाओ, हम पढ़ने जा रहे हैं एवोगाड्रोस लॉ। देखो एवोगाड्रो लॉ में ये कहता है कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, किससे कांस्टेंट रखें आप, प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रखें, कांस्टेंट रखें, तो आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आप इसका लॉ लिख लो, क्या है, आई विल स्टेटिंग दैट इट स्टेट्स, इसका मैं एक चीज पहले समझा दूं। अगर मैं कह रहा इसमें कि मान लो अगर आप वॉल्यूम सेम रखते हैं तो आपका नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। मान लो मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया, इसका मोल्स 2 मोल है, ठीक है, अगर मैं ये भी 1 लीटर सोल्यूशन लूं तो इसका भी मोल सेम ही होगा। ये लॉ ये कहता है कि अगर आप 2 कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, अगर एक का 2 मोल है तो उसका भी मोल्स क्या होंगे, 2 ही मोल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कंटेनर लिया, इसमें मैंने 2 लीटर डाला, इसमें 2 लीटर, अगर इसके मोल 3 है तो इसमें मोल्स कितने होंगे, 3 होंगे। यही कहना चाहता है, अगर आपका सेम वॉल्यूम है देन मोल्स विल बी सेम। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट लिखवा दे रही हूँ मैं, इट स्टेट्स that equal volume of gases equal volume of gases equal volume of all gases contain equal number of moles at same temperature and pressure। एवोगाड्रोस लॉ ये कहता है कि इक्वल इट स्टेट दैट कि आपका वॉल्यूम ऑफ, अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है तो उसके जो मोल्स भी होंगे इक्वल होंगे एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर। तो बस आप ये लिख दें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड V इज इक्वल टू Kn, अगर वैल्यू हटा के कांस्टेंट लगाऊंगी तो। ठीक है, कोई दिक्कत? मैम, जैसे ये भी आपने हो सकता बोला है, कि राइट साइड में कांस्टेंट लगाते हैं, सो इफ वी राइट n इज प्रोपोर्शनल टू v देन तो इट विल गो उल्टा। फिर से रिपीट करना। मैम, अभी आपने बोला था कि वो कांस्टेंट राइट साइड पे लगाते हैं। हाँ, तो मैंने V इज इक्वल टू राइट साइड तो Kn लगाया मैंने। नो मैम, अगर हम n इज प्रोपोर्शनल टू v लिखते तब तो वो उल्टा हो जाता। हाँ, पर ये तो ऐसा स्टेटमेंट ये कह रहा है वॉल्यूम से मोल्स को निकाल रहा है ना, उसने कहा कि अगर इक्वल वॉल्यूम है तब मोल्स इक्वल होंगे। ये नहीं कह रहा कि मोल्स इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल होंगे, वो ये कह रहा है कि अगर वॉल्यूम इक्वल है तो आपके मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो हमें वॉल्यूम के साइड रखना और फिर मोल का रिलेशन दिखाना है। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि इक्वल मोल्स है तो आपके इक्वल वॉल्यूम होंगे, देन वी हैव टू राइट n इज प्रोपोर्शनल टू v, तब आप जो कह रही वो सही होता। ओके मैम। ठीक है, तो अब यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा, v1/n1 इज इक्वल टू k, मतलब v/n इज इक्वल टू k, या फिर v1/n1 इज इक्वल टू v2/n2। तो अभी आगे पढ़ने का मन नहीं है? मैम, बाकी कल। ओके ओके,
बाकी जितना मैंने चारों लॉ पढ़ा है वो समझ में आया आप लोग को? यस मैम। बस रिवाइज कर लेना या कोई एनसीईआरटी कर लेना। कल मैं आइडल गैस इक्वेशन कराऊंगी, डाल्टन्स लॉ कराऊंगी, फिर डिफ्यूजन पे थोड़ा, फिर हम लोग वो पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है?